नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं फिर हलाकांड अफगानिस्तान। जी हां, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे हर मुसीबत में खुश होने की कोई ना कोई वजह मिल जाती है। ताजा मामला अफगानिस्तान का है, जहां पर तालिबान के कब्जे से पूरी दुनिया के देश चिंतित हैं, लेकिन पाकिस्तान ने यहां भी अपनी खुशी ढूंढ ली है। उसे इस बात की खुशी है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाने से वहां पर भारत का निवेश टूट रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्थित इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार खान ने शनिवार को इस बारे में बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में अच्छी नीयत से निवेश किया तो उन्हें आज निराशा नहीं होती। बाबर इफ्तिकार ने के मुताबिक अफगानिस्तान में पैठ बनाकर भारत का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना था। उन्होंने कहा कि अगर नई दिल्ली ने दुनिया को हमेशा यही बताया कि अफगानिस्तान में परेशानी की वजह पाकिस्तान है, जबकि भारत के इन दावों में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मेजर जनरल ने कहा कि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की मुश्किलों को हल करना चाहा। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार यही नहीं रुके, उन्होंने अफगानिस्तान ने सेना वापस बुलाने के अमेरिकी सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका से इस बात की उम्मीद थी कि वो जिम्मेदार तरीके से अफगानिस्तान से अपनी सेना बुलाए। हालांकि उन्होंने जो किया वो बेहद जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। उन्होंने पाकिस्तान में अमेरिकी ठिकाने होने की बात पर भी अपनी सफाई पेश की और कहा कि इन दावों में कुछ भी सच्चाई नहीं है। पाकिस्तानी मिलिट्री विंग के प्रमुख ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया, अफगानिस्तान के साथ उनके देश का बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर नहीं हो सका। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका देश किसी अन्य देश के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा। उन्होंने सभी को निश्चिंत किया और अफगानिस्तान के साथ जुड़ने वाले पाकिस्तान की सीमा पूरी तरीके से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि इसे और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। DGISPR ने कहा कि पाक अफगान की 90% सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान स्थित इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार खान ने शनिवार को इस बारे में बयान दिया था। तो इस मामले पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान इसमें मौजूद हैं, जिसमें अनुपम तिवारी जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं और जितेंद्र कुमार त्रिपाठी भूतपूर्व राजदूत। तो दोनों ही हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में और आपसे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अनूप तिवारी जी जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं उनसे बात करना चाहेंगे। अनूप जी, अमेरिका की वापसी के साथ ही अफगानिस्तान अशांत हो गया है, क्या इसे अमेरिका की एक बड़ी रणनीतिक जो है उसकी हार नहीं माना जाना चाहिए? हार कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। हार नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि अमेरिका ये इंश्योर करके नहीं जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर गृहयुद्ध जैसे हालात ना हो। अमेरिका की फोर्सेस जल्दबाजी में वापस जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि इसको हार कहने के बजाय जल्दबाजी कहना ज्यादा बेहतर होगा। बिडेन साहब की कुछ अपनी मजबूरियां हैं। राष्ट्रपति बिडेन ने जो फैसला किया है कि आनंद फानन में वहां सेना को बुलाया जाए, हवाई अड्डे खाली करवाए जा रहे हैं, वहां पे एक तरह से खुला छोड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कोई रणनीति नहीं है, ये सिर्फ एक अपने सैनिकों को सिक्योरिटी कवर देने की कोशिश है। अमेरिका को काफी नुकसान अफगानिस्तान में हो चुका है, तो अफगानिस्तान में अमेरिका अब और नहीं चाहता है कि उसके सैनिक हताहत हों या उसको जान माल का कोई नुकसान हो। तो जल्दबाजी में किया गया निर्णय है, इसके पीछे और कोई वजह नहीं है। हाँ, इससे अफगानिस्तान में अशांति पैदा होगी और क्षेत्र में अशांति पैदा होगी, इस बात से अमेरिका भी वाकिफ है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका की तरफ से कोई ऐसी ठोस रणनीति अपनाई जाएगी जिससे कि हालात और ज्यादा बदतर ना हो सके। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे साथ भूतपूर्व जो राजदूत हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, वाकई सवाल मेरा आपसे भी यही है कि अमेरिका की वापसी के साथ ही अफगानिस्तान अशांत हो गया है और इसको लेकर अमेरिका की एक बड़ी रणनीतिक हार मानी जानी चाहिए या नहीं? क्योंकि अभी हमने बात की तो इसमें यही कहा गया कि जल्दबाजी होगी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं थोड़ा सा इससे असहमत हूँ। मेरे ख्याल से ये अमेरिका की हार ही होगी, क्योंकि अगर आप इतिहास पलट कर देखें तो अमेरिका ने कई जगह, कोरिया में, वियतनाम में, यमन में, सीरिया में, इराक में भी शांति नहीं है, इन सब देशों में अमेरिका ने अपने हाथ जलाए हैं घुसकर के। और इन सब देशों में अमेरिकी जनमत का अमेरिकी सरकार के साथ यही शिकायत रही है उनकी कि अमेरिका के सैनिक बाहर के देशों में क्यों जाते हैं, भेजे जाते हैं मारे जाने के लिए। और यही शिकायत अभी है। अगर जल्दबाजी की हम बात करें तो 2011 में प्रेसिडेंट ओबामा की सरकार ने ये निर्णय किया था कि अफगानिस्तान से वापस बुलाए जाएंगे अमेरिकी सैनिक। 10 साल हो गए हैं, इस 10 साल में नहीं बुलाए जा सके पूरे, तो इसको मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा।
मैं यही कहूंगा कि अमेरिका को जितने नुकसान हुए हैं, आपको मैं आंकड़े बता दूं कि अमेरिका का कम से कम 1,24,900 करोड़ डॉलर अमेरिका ने पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में खर्च किए। और मिला क्या है? मिला यह है कि 2300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, 100 से ज्यादा नाटो सैनिक मारे गए हैं, 66,000 से अधिक अफगान सैनिक मारे गए हैं और 60,000 से अधिक तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। 48,000 से ज्यादा नागरिक, सामान्य नागरिक मारे गए और 27 लाख अफगानी देश छोड़ करके भागने को विवश हुए। ये कीमत जो है, ये कीमत अमेरिका और अफगानिस्तान दोनों ही चुका रहे हैं। और वहाँ अभी भी बेरोजगारी जो पहले कुछ कम थी, अब बढ़कर 25% हो गई है और गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले 47%, मतलब करीब आधे अफगान। तो इसकी कीमत दोनों पक्षों को चुकानी पड़ी। और अमेरिकी जनता पिछले 10-12 साल से यही कह रही है कि अमेरिका के सैनिक विदेशों में मारे जाने के लिए नहीं भेजे जाने चाहिए। ये एक और उदाहरण है जहां अमेरिका दूसरे देशों में हस्तक्षेप करके अपना हाथ जला रहा है और अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। वो भी कैसे कि वो भी बिना कोई ये सुनिश्चित किए कि वहां पर क्या स्थिति है, शांति की स्थापना कैसे होगी। अभी अमेरिका को इतने कोशिशों के बावजूद न पाकिस्तान ने कोई अड्डे देने के लिए, सुविधा देने के लिए और देश में तो अमेरिका को ये परेशानी है कि गले की हड्डी और उसको निकालना है, वो निकाल रहा है, फंसी हुई है गले में। तो अमेरिका की परेशानी तो है। हाँ, ये हम मान सकते हैं कि कुछ चीजें अमेरिका के पिछले 20 साल के रहने से कुछ वहाँ फायदा भी हुआ है, जैसे सड़कें 370 किलोमीटर की सड़क जो 2000 में थी, अब 10,000 किलोमीटर की पक्की सड़क अफगानिस्तान में, बिजली पानी की सप्लाई में सुविधा हो रही है। 9 लाख बच्चे पहले जहाँ सन 2000 में स्कूल जाते थे, अब वो संख्या 20 लाख से ऊपर है। तो ये फायदे तो हुए, लेकिन क्या कीमत चुकानी पड़ रही है अफगानों को और क्या कीमत चुकानी पड़ी है अमेरिका को, ये देखें तो ये फायदे इस पर नजर नहीं। बिल्कुल, तो ये स्पष्ट तो साफ तौर पर हो गया है, लेकिन अफगानिस्तान का तालिबान पर कब्जा ये भी कहा जा सकता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या अफगानिस्तान जो है उसने कब्जा कर लिया है तालिबान पर? इस तरीके की बात भी निकलकर सामने आ रही है। देखिए, अफगानिस्तान का तो ये दावा है कि वो 85% से ज्यादा भूभाग पे अफगानिस्तान पे कब्जा कर चुका है। हालांकि ये दावा कितना सही है ये पता नहीं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि 70% के आसपास कब्जा है। और दूसरी चीज देखिए, अभी अमेरिका के वहाँ कमांड के जनरल ने ये कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कह दें कि आज हमने कितना कब्जा किया, कब्जा कितना बरकरार रहता है। अभी परसों का समाचार है कि कुछ क्षेत्र, बहुत ही छोटा क्षेत्र भले ही हो, अफगानी सैनिकों ने तालिबान के चंगुल से छुड़ा लिया। लेकिन तभी फैक्ट यही है कि चाहे 70% हो चाहे 85% हो, अभी अफगानिस्तान के बड़े भूभाग पर तालिबान का कब्जा है और काबुल को चारों ओर से तालिबान घेर रहा है, क्योंकि तालिबान ने कई जगह अपने कब्जे किए हैं। बदख्शां में किया है, समंगन में किया है और ये खोस्ट में, पक्तिया में, इन सब जगहों पे। तो तालिबान का इरादा ये है कि वो काबुल को चारों ओर से घेरे और तब धीरे धीरे काबुल की ओर उससे लड़ाते घुसे। हालांकि अभी तक तालिबान में भी परेशानी है कि तालिबान में भी अभी एक मत नहीं, क्योंकि मुख्य तालिबान और जो क्वेटा शूरा है, जो क्वेटा में बलूचिस्तान में क्वेटा शूरा है उनकी तालिबानों की, उसमें अभी एक मत की नहीं है। इसके साथ साथ तालिबान में और IS में मत के नहीं है, अलकायदा के साथ भले ही है। इसके साथ साथ ये भी है कि हेरात में भी आपने देखा कि वहाँ के भूतपूर्व एनर्जी मिनिस्टर और वारलॉर्ड मोहम्मद अली, उन्होंने अपने लोगों की सेना गठित की है तो तालिबान से लड़ने के लिए। तो कई जगह पे ऐसे छोटे छोटे वारलॉर्ड्स हैं जो कि अपनी संप्रभुता या अपना महत्व वहाँ कायम करना चाहते हैं।
ऐसे में तालिबान के लिए भी मुश्किल होगी। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि ऐसे में किसी भी देश के लिए शांति स्थापित करना या करवाना मुश्किल होगा। मैं नहीं समझता कि बहुत निकट भविष्य में तालिबान अफगानिस्तान में कोई शांति स्थापित हो पाएगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर पाकिस्तान की अगर बात करें त्रिपाठी जी, तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर मुसीबत में खुश होने का कोई वजह नहीं छोड़ता है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर आ रही हैं, उसके बाद पाकिस्तान यहाँ पर खुश हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पाकिस्तान खुश हुआ कि कंधार से हमने अपना कंसुलेट बंद कर दिया टेम्पररी। पाकिस्तान खुश हुआ कि हमने हेरात से और जलालाबाद से अपने कंसुलेट बंद किए। अब हमारे पास सिर्फ मजार शरीफ का कंसुलेट है। तो पाकिस्तान इससे खुश हो रहा है कि हमारी उपस्थिति वहाँ कम हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान को ये परेशानी थी कि हमारा 3 अरब डॉलर से ज्यादा का जो विनिवेश है वहाँ, जो जिसमें 39 परियोजनाएं चल रही हैं अफगानिस्तान में हमारी, इंक्लूडिंग कि अफगानी सैनिकों को भारतीय सैनिक प्रशिक्षण भी दे रहे हैं अफगानिस्तान की शासकीय सेना को। तो अब पाकिस्तान का खुश होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि पाकिस्तान को ये लग रहा था कि भारत उसको उसका रोल उजागर कर रहा है, उसका छद्म जाल उजागर कर रहा है। लेकिन अब परेशानी पाकिस्तान के आगे ये भी है कि जो ये सोचा जाता था कि तालिबान शायद थोड़ा सा नरम हो गया है अपने कट्टरपंथी रवैये में, वो भी नहीं जाए हुआ, क्योंकि अभी परसों ही वहाँ पर हेरात के पास के कई इलाकों में पर्चे बांटे गए तालिबान के द्वारा, जिसमें कहा गया कि महिलाएं घर से न निकलें, बुर्का पहने, और महिलाएं गवर्नमेंट ऑफिस में काम भी न करें। आपको बता दें कि अफगान गवर्नमेंट में 30% महिलाएं काम करती थी, तो अब उनको ये भी कहा गया कि आप वहाँ काम न करें। तो इस तरह की चीजें, और दाढ़ी न कटाएं, सैलून बंद किए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं वो यही दिखा रही हैं कि तालिबान और कट्टर हो गया। और अगर तालिबान और कट्टर हो जाता है तो वो दिन दूर नहीं जब तालिबान पाकिस्तान में भी कट्टरता और ज्यादा ले आने की बात करेगा। वैसे उसकी एक ब्रांच जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो कर ही चुकी है, और तालिबान की ये ब्रांच और तालिबान का मुख्य धड़ा भी चीन में सिंजियांग प्रोविंस में जो उइगुर मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उसके खिलाफ बड़ा मुखर है। तो ये भी नहीं समझ में आता कि चीन जो अभी ऑलिव ब्रांच लेकर के तालिबान के पास आना चाह रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक ट्रिलियन डॉलर की खनिज संपदा है, तो क्या चीन इसमें सफल हो पाएगा और क्या पाकिस्तान सफल हो पाएगा? तो अब ये बड़ी समस्या पाकिस्तान और चीन के लिए भी हिसाब से सुंदर की गई। इसीलिए पाकिस्तान और चीन दोनों जोर शोर से कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी अफगानिस्तान में शांति स्थापित हो और अमेरिका न जाए वहाँ शांति स्थापित कराए बिना। बिल्कुल। तो अनुपम तिवारी जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, आपसे भी एक बात जानना चाहेंगे यहाँ पे कि एक बार फिर से ताइवान जैसे हालात जो है वो दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका जिससे निपट नहीं पा रहा है, अलकायदा के चंगुल से अफगानिस्तान फंस गया है, तो ये भारत के लिए कितना बुरा है? तो है, कोई दो राय नहीं है, जबरदस्त कंसर्न है। देखिए, अफगानिस्तान में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसका अगर हम इकोनॉमिक वाला सेक्शन छोड़ भी दें कि भारत का कितना निवेश वहां डूबने की संभावना है, या वहां पर भारत कैसे अपने निवेश को मजबूत कर सकता है, भारत कैसे इकोनॉमिकली अपने आप को वहां पे इस्तेमाल कर सकता है, इन सब चीजों को अगर हम थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज कर दें तो भारत की जो सैन्य समस्याएं हैं वो अफगानिस्तान के अस्थिर होने पे जरूर बढ़ जाती हैं। अफगानिस्तान का इलाका डायरेक्ट हमारे पड़ोस में है। वहां से जो तालिबान या आतंकवादी वहां से जो निकलते हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं, वो भविष्य में आकर के हमारे कश्मीर को या हमारे उन जगहों पर जहां पर थोड़ा सा आतंकवादियों के सिंपथाइजर पाए जाते हैं, उन लोगों को बहुत जल्दी मोटिवेट कर देते हैं। देखिए, तालिबान बेसिकली एक टेरर ग्रुप है, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हकीकत अगर देखें तो वो टेरर ग्रुप से ज्यादा कुछ नहीं है। तो भारत स्थिर हो सकता है, इसलिए भारत की चिंताएं भी बहुत ज्यादा हैं। भारत इसीलिए लगातार अपनी नजर बनाए हुए है अफगानिस्तान के सारे घटनाक्रम पर। विदेश मंत्री हमारे बार बार दौरों पर जा रहे हैं, वो इसी बात को इंश्योर करना चाहते हैं कि किसी भी तरह से अफगानिस्तान में अस्थिरता को रोका जा सके, तालिबान को सत्ता में आने से किसी भी तरह से रोका जा सके। इसके लिए हम तालिबान से बातचीत भी करने को तैयार दिख रहे हैं। देखिए, ये कितनी अजीब सी बात है, एक तालिबान जिससे हम लोग पिछले कुछ दिनों तक हम उसको अछूत मान रहे थे, आज पूरा दुनिया, भारत ही नहीं
सब लोग ये चाह रहे हैं बातचीत के ही माध्यम से सही इनको कम से कम पटरी पे लाया जाए, क्योंकि क्षेत्र की शांति, क्षेत्र की स्थिरता बहुत कुछ तालिबान की एक्टिविटीज पे निर्भर करती है। तालिबान खुद तो आतंकवाद का समर्थक है, आतंकवाद को फलता फूलता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है और साथ ही साथ लाइक माइंडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी वो मोटिवेट करता है। अल कायदा जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, वो अगर स्लीपर सेल्स के रूप में मौजूद है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं तालिबान का बैकअप जरूर रहता है। इसके अलावा हमारे कश्मीर में जो भी आतंकवादी संगठन समय समय पर उठते रहते हैं, लश्कर के लोग हैं या कुछ सो कॉल्ड कमांडर्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं से पाकिस्तान और तालिबान से बैकअप मिलता है। तो तालिबान के ऊपर रोक लगाना बहुत सख्त जरूरी है, क्योंकि अगर तालिबान रह गया तो क्षेत्र में स्थिरता नहीं रह सकती है। वियतनाम का एग्जांपल ले लीजिए, आप ताइवान वाला एग्जांपल ले लीजिए, आपने बहुत सही कहा था, अमेरिकी फोर्सेस के जाने के बाद आतंकवाद एक बार फिर से बढ़ सकता है। और अगर आतंकवाद बढ़ सकता है, वो सिर्फ अफगानिस्तान के लिए घातक नहीं होगा, वो पाकिस्तान के लिए भी घातक होगा, चीन के लिए भी घातक होगा और सबसे ज्यादा घातक भारत के लिए होगा, क्योंकि आतंकवादियों की जो सबसे टेढ़ी नजर है वो भारत के ऊपर ही रहती है। भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, भारत में तानाशाही नहीं है और आतंकवादियों को लगता है कि इस तरह का एक देश जो कि विकास कर रहा है, जो कि अपने लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है, जो कि उनकी जो एक मजहबी कट्टरवादिता वाला जो उनकी सोच है उसमें फिट नहीं बैठता है, उस देश के साथ वो लोग बदमाशी करने से बाज नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को बेशक बहुत ही सख्त रूप से और बहुत ही संजीदा होकर के हर एक घटनाक्रम के ऊपर नजर रखना चाहिए और जिस भी तरह से हो सके तालिबान को रोकने का, कर्टेल करने का प्रयास करना चाहिए और साथ ही साथ अपनी सैन्य मजबूती भी, अपनी खुफिया तंत्र की मजबूती भी इंश्योर करनी पड़ेगी, ताकि कोई भी अनचाहा कदम तालिबान या कोई भी आतंकवादी संगठन ना उठा पाए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। जितेंद्र जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, जिस तरीके से भी बात यहाँ पर की गई है तालिबान को लेकर कि अगर अफगानिस्तान जो है वो अलकायदा के चंगुल में फंस गया है, भारत के लिए कितना बुरा है ये तो हमने जान लिया, लेकिन एक बात और यहाँ पर अभी कही गई है अनुपम जी के द्वारा कि जिस तरीके से अमेरिका की जो वापसी यहाँ पर होगी और आतंकवाद को जिस तरीके से बढ़ावा मिलेगा, फिर से जो भारत को है वो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवाद की जो नजर है वो भारत की तरफ सबसे ज्यादा है। तो इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने जो फैसला लिया है ये कितना सही लिया है ऐसे समय में। अब ऐसे में तो अमेरिका के फैसले पर भी सवाल उठना लाजमी हो गए हैं। देखिए, अमेरिका जो भी फैसला लेता है वो विशुद्ध रूप से अपने देश के हित के लिए होता है। वैसे तो कायदन फॉरेन पॉलिसी में तो हर देश का अपना राष्ट्रीय हित ही होता है सर्वोपरि, और उसी के आधार पर फैसले होते या बदलते। तो अमेरिका ने भी इसी उससे लिया है, क्योंकि अमेरिका को इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रही थी। अमेरिकी जनमत के खिलाफ हो रहा था, तो अमेरिका के लिए जरूरी था। अब ये बात दीगर है कि अमेरिका ने इसके लिए कुछ अभी करने की कोशिश नहीं की, शायद जितनी कि उसको करनी चाहिए थी, क्योंकि आप सीधे देख लीजिए कि अमेरिका ने जो दोहा समझौता हुआ पिछले साल ट्रंप के माध्यम से, उसमें देखिए उसमें एक बड़ी ही विचित्र सी चीज थी कि ये कंडीशन थी कि तालिबान अमेरिकी अड्डों पर या अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट पे, अमेरिकी ठिकानों पे अफगानिस्तान में हमला नहीं करेगा। मतलब कि तालिबान दूसरी जगहों पे हमला कर सकता है, उसको खुली छूट दे दी गई थी। और इसी में देखिए क्या हुआ कि फिर ये था कि 5000 लड़ाके दोनों ओर से युद्धबंदी छोड़े जाएंगे, लेकिन तालिबान ने पहले शर्त रख दी, पहले हमारे लोगों को छोड़िए। और वहाँ के राष्ट्रपति के पुरजोर विरोध के बावजूद अमेरिका ने इस बात में सफलता हासिल की कि तालिबान के सारे युद्धबंदी 5000 छोड़े जाएं। तो अब एक तरह से अमेरिका ने ही, अब देखिए पाकिस्तान ने तालिबान को जन्म दिया था, अमेरिका ने मिडवाइफ का काम किया था उसमें, और ये करने इसलिए इसका उद्देश्य ये था कि रूस को वहां से हटाया जाए। अब वहां से हटने के बाद तालिबान भस्मासुर बन गया है, अमेरिका वहां से हट गया। पाकिस्तान में भी अभी देखिएगा आप अगले 2-4 महीने में, इस साल के अंत तक परेशानियां होंगी, और भारत को भी बहुत ही ज्यादा चौबंद रहना चाहिए, क्योंकि भारत की सुरक्षा की हमारे उत्तरी प्रदेश की जम्मू कश्मीर वगैरह में हमारी सुरक्षा का बहुत खतरा हो सकता है, क्योंकि बदख्शान का जो इलाका है वो ऊपर नॉर्थ में हमारे
वो ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, भारत और चीन चारों से मिलता है। हालांकि वो इलाका जहां भारत से इसको मिलना चाहिए वो इलाका अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, पीओके में है, लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वहां से भी लड़ाके तालिबान के आ सकते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल तालिबान अफगानिस्तान में अपनी पूरा कंट्रोल करने में जुटा हुआ, और उसके बाद से मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी तालिबान अपना प्रभुत्व जमाना चाहेगा। बिल्कुल, तो ये तो आपने भी यहाँ पर भी स्पष्ट कर दिया। अनुपम जी, आपसे भी एक सवाल यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि अगर जो भी चीज अभी तक सामने निकल कर आई है इसके ऊपर ही अगर हम बात करें तो आईएसआईएस जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश करेगा, तो ये खतरा कितना बढ़ गया है अब भारत के लिए? देखिए, खतरा तो बढ़ गया है, इसमें कोई शक नहीं। अगर तालिबान राजनीतिक पकड़ बना लेता है अफगानिस्तान के ऊपर आने वाले दिनों में, तो भारत के ऊपर खतरा बहुत ज्यादा है, और विशेषकर कश्मीर के इलाके में, जम्मू के इलाके में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। भले ही भारतीय सिस्टम ने उनकी धरपकड़ बहुत तेज कर रखी है, भारतीय सेना ने ऐसे लोगों को एलिमिनेट करना पिछले कई महीनों से शुरू कर रखा है, लेकिन हम और आप ये नहीं कह सकते हैं कश्मीर से आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और जब तक आतंकवाद जड़ से समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक कश्मीर के अंदर हमेशा ये संभावना बनी रहेगी कि कुछ शरारती तत्व तो कश्मीर को अस्थिर कर सकते हैं। तालिबान हो या आईएसआईएस के लड़ाके हो या अलकायदा के लोग हों। बिल्कुल। अब चूंकि उनको ईरान में, इराक में या अफगानिस्तान के बाहर कुछ नया करने की या अपने अंदर अपने सिंपथाइजर्स को जोश दिलाने की एक स्कीम इनके अंदर चलती रहती है। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, ये मोटिवेट करते हैं अपने सिंपथाइजर्स को ऐसी आतंकवादी घटना करके। तो आतंकवादी घटनाओं एक जगह पे होती है, लेकिन उसके जो रिपरकशंस हैं वो बहुत दूर दूर तक जाते हैं। काफी सारे लोग बाहर के देशों से बुलाए जाते हैं आतंकवादी हमले करने के लिए। तो कश्मीर इनके लिए एक मैं कहता हूं एक बैटल ग्राउंड बन सकता है। भारतीय सेना को इसीलिए बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी दिक्कतें अब आने वाली हैं, क्योंकि इन आतंकवादियों के पास, आईएसआईएस वालों के पास या अलकायदा वालों के पास अब आधुनिक टेक्नोलॉजी भी उनके साथ में है। अभी हमने देखा कि जम्मू के ऊपर ड्रोन अटैक हुए थे पिछले दिनों में। तो जम्मू एयरबेस के ऊपर ड्रोन अटैक ये साबित करते हैं कि आतंकवादी अब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी सीख गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ देश ऐसे हैं, भारत के आसपास में ही कम से कम 2 देश ऐसे हैं जो आतंकवादियों को के लिए एक बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन तैयार करते हैं। नाम किसी से छुपा हुआ नहीं है, एक पाकिस्तान है और एक चाइना है। इन दोनों देशों ने अब भारत को परेशान करने के लिए आतंकवादियों को खुली छूट दे रखी है। उनको साजो सामान मुहैया करवाते हैं, उनको हर तरह की चीजें, संसाधन मुहैया करवाते हैं जिससे भारत में परेशानी खड़ी करी जा सके। क्योंकि विकसित भारत या स्थिर भारत इन देशों की आंखों में खटकता है। तो अब पाकिस्तान की देखिए स्वयं की इतनी दुर्गति हो रखी है, पाकिस्तान की खुद की समस्याएं इतनी है कि वो भारत से सीधे टकराने से बचता है। तो जब सीधे टकराने से बचता है तो वो छद्म युद्ध का सहारा लेता है। छद्म युद्ध का अफगानिस्तान के इन्हीं आतंकवादियों के माध्यम से लड़ा जाता है। और आजादी के बाद से कई बार उसने ऐसा प्रयास किया है, कबीलाइयों को कभी इस्तेमाल करता है, कभी भारत के अंदर से ही कुछ लोगों को तैयार कर देता है। और इसी तरह अगर आप दूसरी तरफ, बॉर्डर के दूसरी तरफ देखें चाइना में, तो चाइना ने भी पिछले 1 साल में कम से कम भारत के साथ जो गर्म माहौल है उसमें एक चीज सीख ली है कि भारत के साथ नॉर्मल फ्रंटल कॉम्बैट में वो अभी लड़ाई लड़ने की कंडीशन में नहीं है। क्योंकि भारत के पास माउंटेन वारफेयर के रूप में भारत के पास एक बहुत अच्छी डिवीजन है। भारत ने पिछले 1 साल में चाइनीज को कई बार नाको चने चबवाए हैं एलएसी के ऊपर। तो वो भी समझ गए हैं कि भारत के साथ अभी वो भले ही टेक्नोलॉजिकली वो भारत से बहुत आगे हैं, लेकिन जब युद्ध होता है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी के बल पे नहीं, अपने हाथों की और अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर लड़ा जाता है। तो चीन ने भी समझ लिया कि भारत को पहले किसी न किसी तरह से अस्थिर किया जाए, भारत के अंदर आतंकवादी घटनाएं बढ़ाई जाएं, भारत के अंदर ऐसे तत्वों को भेजा जाए जिससे कि भारत अस्थिर हो सके, और उसके बाद ही भारत को शायद काबू में किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आसपास सब अपनी चालें चल रहे हैं। तो भारत को भी इन सब आने वाले खतरों को देखते हुए अपने आप को बहुत ही पुख्ता बंदोबस्त के अंदर रखना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी है। अब जितेंद्र जी, आपसे एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे, क्योंकि समय अब हमारे पास जो है वो काफी कम बचा हुआ है। अंतिम सवाल आपसे कि इन परिस्थितियों में भारत की भूमिका क्या रहनी चाहिए? जितनी भी परिस्थितियां अभी तक आई है इसमें भारत की भूमिका क्या रहनी चाहिए? एक तो चीज जो हमारे विदेश मंत्री कर रहे हैं या जो हमारी सरकार कर रही है कि अफगानिस्तान के तालिबान से बात कर रही है, वो भी बात वो जारी रखनी चाहिए। क्योंकि हम किसी भी जब विदेश नीति की बात होती है
तो हम किसी भी कारक या किसी भी घटक को अछूत मान करके उसको छोड़ नहीं सकते। कम से कम ये तो हो जाएगा कि तालिबान से बातचीत में हमको ये तो पता लगेगा कि उनके मन में क्या है या उनकी क्या कंडीशन है, वो क्या चाहते हैं। ये चीज, ये इनपुट भी बहुत जरूरी होते हैं, इसीलिए ये बात करना बहुत जरूरी है। हमें, जैसा कि तिवारी जी ने कहा, हमें अपने सीमा पर चौकसी रखनी चाहिए, पूरी सन्नद्धता रखनी चाहिए हमारी फौज को, ताकि कोई इन्फिल्ट्रेशन न हो। इसके साथ ही साथ हमें डिप्लोमेटिक मूव भी करना चाहिए, और देशों की भी मदद करनी चाहिए, और देशों की भी मदद लेनी चाहिए, कन्विंस करना चाहिए। और तीसरी चीज कि तालिबान से भी बात करना चाहिए। आपने देखा कि दो हमारे कंधार के कंसुलेट बंद होने पर पाकिस्तान कितना खुश हुआ, लेकिन बिल्कुल। साथ ही साथ आपने देखा होगा जब ये खबर आई कि जयशंकर ने दोहा में तालिबान से बात की है, तो पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इसे बेशर्मी करार दिया। जबकि अब उनको कौन समझाया कि तालिबान को जन्म देना भी तो बेशर्मी थी, और इससे कहीं ज्यादा बड़ी बेशर्मी। बिल्कुल सही बात। हम किसी भी पक्ष के साथ बात करें, इसमें बेशर्मी या शर्म की कोई बात नहीं होती। ये पाकिस्तान भी पहले अमेरिका के गोद में था, अब चीन के गोद में है। तो हमें किसी एक पक्ष से बात करने में गुरेज नहीं होना चाहिए, और हमें ये तीसरी चीज तालिबान से वार्तालाप जारी रखना चाहिए। बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी है। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद, हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। बहुत धन्यवाद, अब हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। तो आपको यहाँ पर आज हम बात कर रहे थे फिर हालाकान अफगानिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर हर मुसीबत में खुश होने के लिए कोई ना कोई वो वजह ढूंढ ही लेता है। अब ताज़ा मामला ही ले लीजिए जिसमें अफगानिस्तान का है, जहाँ पर तालिबान के कब्जे से पूरी दुनिया के देश चिंतित है, लेकिन पाकिस्तान ने यहां भी अपनी खुशी ढूंढ ली है और उसे इस बात की खुशी है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने से भारत में वो निवेश डूब रहा है। तो यहां पर बात की जा रही थी, चाहे वो अफगानिस्तान के निवेश को लेकर हो, चाहे भारत में निवेश को लेकर हो, चाहे अफगानिस्तान के कब्जे को लेकर हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि सिर्फ और सिर्फ अगर नुकसान किसी का हो रहा है तो वो भारत का ही हो रहा है, क्योंकि भारत घिरता हुआ नजर आ रहा है। भारत को काफी नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ेगा। बशर्ते भारत को अब ये चाहिए कि वो समय रहते संभल जाए और सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही चीजों को तैयार कर ले। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।